नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बढ़िया से होंगे। अब देखो, आजकल मैं क्या कर रहा हूं कि हमारे आसपास के जितने भी गांव है ना, मैं वहां पर जाकर के देखने की कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसी पैरानॉर्मल घटना सुनने को मिल जाए या ऐसी कोई जगह मिल जाए जहां पर बहुत ही ज्यादा खौफनाक रहस्य हो। अब देखो, आप बड़े बड़े किलों महलों के बारे में तो काफी सारे लोगों से हॉरर वाली स्टोरी सुनते होंगे, लेकिन गांव के अंदर कुछ ऐसी छोटी छोटी जगह भी होती है। यानी हर गांव के अंदर आपको दो चार ऐसी जगह तो मिल ही जाएगी जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया के रहस्य समेटे हुए है। और वही चीज मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। और देखो, कुछ समय पहले भी मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी जो राजस्थानी डाकण के ऊपर थी, और उससे भी पहले एक घटना और बताई थी जो हमारे पास के ही गांव से जुड़ी हुई थी, जिसमें मैंने कुएं वाली चुड़ैल के बारे में आपको रूबरू करवाया था। अब मुझे नहीं पता कि देखो, लोग इन चीज़ों को यकीन करते हैं कि नहीं करते। और देखो, लोग इन चीज़ों को तभी तक अंधविश्वास मानते हैं जब तक कि उनके खुद के साथ या उनके परिवार में किसी के साथ ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं हो जाता। तो ये स्टोरी हमारे गांव से ज़्यादा दूरी पर तो नहीं है, और वहाँ पर एक जगह थी, वो काफ़ी बढ़िया जगह थी और अच्छा खासा यहाँ से व्यू भी आता है। लेकिन वो जगह किसी काम में नहीं ली जा रही थी। जैसे कि गांव में नॉर्मली पंचायत होती है, तो पंचायत के थ्रू वह जमीन जैसे किसी टंकी बनाने में, कोई सोलर ऊर्जा पैनल लगाने में, या किसी स्कूल का खेल ग्राउंड भी हो सकता है, तो इन चीज़ों में काम में ली जाती है। लेकिन वो जगह किसी भी काम में नहीं ली जा रही थी, और कहा जाता है कि उस जगह पर एक बहुत ही भयानक नेगेटिव एनर्जी का वास है। अब मुझे तो पता नहीं, लेकिन वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ पर एक आत्मा नहीं बल्कि काफी सारी ऐसी आत्माएं हैं जो अपना एहसास करवाती हैं। इस वजह से उस जगह पर नेगेटिव वाइब्स बहुत ज्यादा आती है। तो मैं खुद भी उस जगह पर गया और मैंने वहां पर महसूस किया कि कुछ तो था जो वहां पर महसूस किया जा सकता था। हालांकि हमें वहां पर कुछ संकेत नहीं मिले, और न ही वहां की उन्हें एंटिटीज ने हमारे साथ कुछ दुर्घटना करने की कोशिश की। लेकिन एक अलग सी वाइफ नहीं होती जो आपको अलग ही डर सा फील करवाती है, तो वैसा ही कुछ वहां पर हमें महसूस हो रहा था। तो मैंने उस जगह के बारे में पूरी स्टोरी जानी, वहां के लोगों से पूछा, तो गांव के बड़े जो पुराने बुजुर्ग हैं, खैर आजकल के जो युवा लोग हैं वह तो इनमें यकीन करते नहीं, तो इन चीज़ों के बारे में हमें बुजुर्गों से ही पता चलता है। तो वही घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखो, अपनी फैमिली में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं मैं पसंद नहीं आ रहा, कि मेरी आवाज़ पसंद नहीं आ रही, लेकिन वह चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं। अब देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी महीने 2 महीने तो विश्वास बना करके देखो, आवाज़ भी अच्छी आएगी और स्टोरी तो एक से बढ़कर के एक आने वाली है। तो फिर चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब ये लोगों के हाथों में मोबाइल फोन नहीं आए थे। टीवी भी कुछ ही घरों में हुआ करता था। इसलिए अक्सर ही रात के टाइम में खाना खाने के बाद गांव के लोग किसी चौपाल पर, किसी के आंगन में, या किसी मंदिर के बाहर 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप बना करके बैठते और तमाम देश दुनिया, वेद पुराणे, धर्म अधर्म, भूत प्रेत आदि सामाजिक के रहस्यमयी और गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते। साथ में कुछ बुजुर्ग हुक्का पीने का आनंद भी उठाते, चिलम सुलगाते, और सब अपना अपना ज्ञान अपनी समझ के अनुसार बघारते। और उस रात भी गांव में ऐसे ही महफिल सजी थी। रात का खाना खा लेने के बाद में लोग अपनी अपनी उम्र के 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप बना करके गांव में यहाँ वहाँ बैठे देश दुनिया की खोज खबर ले रहे थे। वो जेठ के महीने की कृष्ण पक्ष की काली रात थी। क्योंकि उस वक्त गांव के अधिकांश घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो गलियों और चौपालों आदि जगहों पर स्ट्रीट लाइट होना तो मानो एक एक ख्वाब जैसा था। लोग लालटेन के उजाले और चंद्रमा की रोशनी से ही काम चला लेते थे। लाइट्स नहीं थी, इसलिए कृष्ण पक्ष की उस काली अंधियारी रात में तारों की चमक जबरदस्त थी। अब तो खैर आजकल के जमाने में लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स के बीच आसमान में तारों की वो चमक जैसे कहीं गुम सी हो गई है। अब चूंकि ये कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात थी, इसलिए गांव के कुछ संपन्न घरों के बाहर कहीं एक कहीं 2 लालटेनें लगी रहती थी, जिनके उजाले से ही गांव वालों का काम चल जाया करता था। और उस दिन भी गांव में ऐसा ही माहौल था। कहीं लालटेन का उजाला था तो कहीं घुप अंधेरा, ऊपर से गर्मियों के दिन। ऐसे में गांव के लगभग सभी लोग अपने अपने घरों के बाहर ही सोए हुए थे। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ खाट पर लेटे लेटे बतिया रहे थे, और कुछ चौपाल पर बैठे हुए थे। यानी कुल मिलाकर उनकी ये ग्रुप चैट उस जमाने की किसी चैटिंग ऐप से कम नहीं थी। सब कुछ ठीक था, सामान्य था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमेशा होता था।
लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था, कुछ बहुत ही विचित्र, हैरत अंगेज और रहस्यमयी, कुछ ऐसा जिनका आज भी लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। और उस घटना को याद करके गांव में लोग आज भी सहम जाते हैं, क्योंकि वो घटना थी ही इतनी विचित्र और भयावह है जिसे लगभग पूरे के पूरे गांव ने अपनी आंखों से देखा था। हुआ यूं कि जब गांव के लोगों की रात में ये महफिल सजी हुई थी, ठीक उसी वक्त मतलब रात के तकरीबन 9 सवा 9 बजे के आसपास गांव के चौपाल के पीछे की तरफ थोड़ा दूर झाड़ियों में अचानक हलचल होने लगी। अचानक हो रही उस हलचल पर लोगों का ध्यान गया तो वो सरसराहट सी एकाएक बंद हो गई। लोगों ने सोचा शायद इस झाड़ियों में कोई छोटा जानवर जैसे कि खरगोश, बिल्ली या कुत्ता होगा, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये एक्सपेक्टेशन कुछ ही देर में हवा होने वाली है। जब सारे लोग निश्चिंत हो गए और अपनी बातों में लग गए, तब अचानक उन झाड़ियों में फिर से काफी तेज हलचल होने लगी। इस बार की हलचल और सरसराहट पिछली बार से काफी तेज थी, जिसे देखकर वहां मौजूद गांव वालों के मन में एक डर पैदा हो गया था। लेकिन फिर भी उनमें से 3-4 नौजवान हिम्मत करके हाथ में भरे हुए बांस की बड़ी बड़ी लाठियां लेकर झाड़ियों की तरफ बढ़े। अब तक सबको झाड़ियों के पीछे किसी बड़े जानवर जैसे भेड़िया या फिर जरक या तेंदुए या रिछ जैसे किसी बड़े जानवर के होने का एहसास तो हो गया था, जो अमूमन गांव में आज भी होता है। जंगली जानवर कभी पानी तो कभी भोजन की तलाश में सीधे गांव में घुस आते हैं, और गर्मी के मौसम में तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन में ये वाकया हो ही जाता था, जब किसी गांव वाले की 2-3 भेड़ों को तेंदुआ अपना शिकार बना लेता था या फिर जरख उन्हें घसीटकर जंगल में ले जाता था। तो उस रात भी लोगों को कुछ ऐसा ही लगा। लेकिन जब वे नौजवान हिम्मत करके झाड़ियों के पास पहुंचे और वहां पर टॉर्च मार करके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तब उन्हें लगा शायद वो जानवर डर के मारे इधर उधर कहीं पर छिप गया है या फिर से जंगल की ओर भाग गया है। और इसी सोच के साथ उन्होंने वहां झाड़ियों में आसपास चेक भी किया, लेकिन वहां कहीं पर भी कोई भी नहीं था। झाड़ियों के पीछे की सरसराहट भी अब बिल्कुल बंद हो गई थी। सो वे नौजवान हाथों में लाठी लिए वापस लौट आए, लेकिन उनके वापस लौटते ही उन झाड़ियों के पीछे से सरसराहट दोबारा होने लगी और वो झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगी, जिसे देखकर सबकी घिघी बैठ गई। ऐसे में गांव की चौपाल पर बैठे एक बूढ़े काका ने उन्हें नौजवानों में से एक का नाम लेकर पूछते हुए कहा, अरे भाई ये क्या, ये झाड़ियां फिर से क्यों हिल रही है? अरे लखने, कहा है भाई, तुम लोगों ने ठीक से देखा नहीं गा? झाड़ियों के पीछे ससुरा ऐसा कौन सा जानवर आ गया है गांव में? अब उस बूढ़े आदमी की बात का जवाब देते हुए लखन बोला, अरे ठीक से ही तो देखे हैं काका, कुछ भी तो नहीं था वहां पर। अब उन दोनों की बातें सुनकर रिएक्ट करते हुए एक दूसरा बुजुर्ग आदमी बोला, अरे कुछ नहीं था तो ये झाड़ियां फिर से कैसे हिलने लगी? और वो आवाज भी तो आ रही ना वहां से। ऐसे में लखन थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, अरे तो इसमें हम क्या करें काका, पहले देखा तो जानवर नहीं था वहां पर, अब फिर से देख लेते हैं और का। ये कहते हुए लखन एक बार फिर से सबको चलकर देखने का आग्रह करते हुए बोला, अरे आओ भाइयों, एक बार फिर से जाकर देख ही लेते हैं कौन ससुरा जानवर आ गया है गांव में जो लुक्का छिपी का खेल खेल रहा है हमारे साथ। अब उन सब लड़कों ने एक बार फिर से जाकर के देखा, लेकिन इस बार भी झाड़ियों के पीछे उन्हें कुछ भी नहीं मिला, न तो कोई जानवर और न ही कोई इंसान। उन लोगों ने झाड़ियों के आसपास भी अपनी नजरें दौड़ाई, इधर उधर सब जगह टॉर्च की रोशनी मार मार करके देखा, लेकिन अब न तो वहां कोई हलचल थी, न कोई आवाज और न ही किसी तरह की कोई सरसराहट। ऐसे में उस रात गांव वालों के लिए बात आई गई हो गई, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला अब हर रोज का बन गया। दिन को गांव में सब कुछ सामान्य रहता और रात होने के बाद जैसे ही गांव वालों की महफिल सजती, उनके उस रंग में भंग डालने के लिए उन झाड़ियों के बीच से वो आवाजें आना शुरू हो जाती। अब ये बात गांव वालों को अखरने लगी थी, क्योंकि हर बार झाड़ियों के पीछे आवाजें आने और झाड़ियों के अनियंत्रित रूप से हिलने पर गांव के लड़के उस पूरे एरिया की छानबीन कर लेते थे, पर वहां उन्हें कोई भी नजर नहीं आता था। और अब ये चीज गांव वालों के लिए समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर वो चीज है तो है क्या, जो उन लोगों की महफिल जमने के साथ आती है और ढूंढने पर नजर भी नहीं आती। ऐसे में गांव वालों ने यह तय किया कि उस जगह से उन झाड़ियों को भी साफ करवा देते हैं, जिससे जो कोई भी जानवर या इंसान होगा जो उनके पीछे बैठकर उनकी महफिल खराब करता है, उसका पत्ता वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी।
अगर झाड़ियां ही नहीं रहेगी तो वो चीज उनके पीछे छिप ही नहीं पाएगी। और बस यही सोचकर गांव वालों ने उस जगह की सफाई करवा दी। बस असली प्रॉब्लम उसी दिन से शुरू हो गई। जिन 3-4 लोगों ने उस जगह की सफाई की थी, उन चारों लोगों की तबीयत शाम होते होते अचानक इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि रात होते होते उन लोगों को खून की उल्टियां होने लगी और महज घंटे 2 घंटे में ऑन द स्पॉट उन चारों लोगों की मौत हो जाती है, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। उन 4 लोगों की अचानक डेथ से पूरा गांव सन्न रह गया था। गांव में हर कोई खौफ के साए में था। सबके मन में उस जगह को लेकर के इतना डर बैठ गया था कि पूरा का पूरा गांव उस झाड़ियों वाली जगह से खौफ खा रहा था। दूसरे दिन जब उन चारों जवान लड़कों की चिताएं एक साथ जली तो पूरे गांव की आंखों में आंसू आ गए। वैसे भी उस जमाने में किसी एक घर की तकलीफ पूरे गांव की तकलीफ हुआ करती थी। अब उन चारों लड़कों की मौत से ये बात तो अब बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि उस जगह पर जहां की सफाई उन चारों लड़कों ने की थी, जरूर कोई बहुत ही खौफनाक चीज वास करती है और उसी के प्रकोप से उन चारों लड़कों की डेथ हुई है। लेकिन वो खौफनाक चीज क्या थी ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि गांव के किसी भी बंदे ने वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी थी जो डरावनी या जानलेवा हो। ऐसे में गांव वालों ने यह तय किया कि गांव का कोई इंसान उस जगह पर नहीं जाएगा। उन लोगों को लगा कि उस जगह पर न जाने पर उनके ऊपर आई हुई मुसीबत टल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस दिन वे लोग उन चारों लड़कों का अंतिम संस्कार करके लौटे थे, ठीक उसी रात, मतलब कि उन 4 लड़कों की मौत के जस्ट अगली ही रात, उस जगह पर जहां पर झाड़ियों की सरसराहट और हिलने की आवाजें आती थी, उस जगह पर चीख पुकार मच गई। ऐसी भयानक और खौफनाक आवाजें आने लगी जैसे हजारों की तादाद में लोग चीख और चिल्ला रहे हों। आज से पहले गांव वालों ने ऐसी आवाजें बिल्कुल नहीं सुनी थी। पहले उन 4 लड़कों की रहस्यमय स्थिति में मौत और अब ये खौफनाक आवाजें, जैसे उस जगह पर एक पूरा का पूरा गांव बसा हुआ हो। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबकी मिलीजुली आवाजें और मिलीजुली प्रतिक्रिया भी। उनमें से कोई जोर जोर से हंस रहा था तो कोई जोर जोर से रो रहा था। बच्चे खेल रहे थे और बूढ़े खांस रहे थे। सब कुछ एक इंसानी बस्ती जैसा, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था वहां। ऐसे में गांव वाले अच्छी तरह समझ गए थे कि उस जगह पर जरूर कुछ न कुछ पैरानॉर्मल है, बट क्या और वो अचानक वहां कैसे आया, इस बारे में उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि वो गांव तो बरसों से उसी जगह पर बसा हुआ था। लेकिन इन 15 से 20 दिनों में जो कुछ भी वहां पर हो रहा था वो उन लोगों के लिए बेहद अजीब चीज थी, क्योंकि ये सब घटनाएं बस उन्हीं कुछ 15-20 दिनों से हो रही थी उस गांव में। ऐसे में गांव वालों ने एक सिद्ध तांत्रिक को बुलवाया और जब उस तांत्रिक ने उस जगह पर अपने तरीके से एग्जामिन किया, तब उसे वहां कुछ ठीक नहीं लगा। उसे वहां 1-2 नहीं, कई सारी प्रेत शक्तियों का वास होने का अनुभव हुआ, क्योंकि उस जगह पर उसे काफी ज्यादा हेवी प्रेजेंस फील हो रही थी। उस जगह की आबो हवा में एक तरह का भारीपन था, एक अलग ही तरह का दबाव था। ऐसे में उसने गांव वालों की मदद से 14 की रात को उस जगह पर एक हवन का अनुष्ठान किया, जिसमें गांव के कुछ चुनिंदा लोग शामिल थे। उस अनुष्ठान के द्वारा उस तांत्रिक ने उस जगह पर विचरने वाली उन्हें नकारात्मक शक्तियों का आह्वान अपने एक शिष्य के शरीर में प्रवेश करवाया, ताकि वे ये जान सकें कि वो आत्माएं उस जगह पर कहां से आई है। लेकिन वहां उस जगह पर अनगिनत आत्माएं थी। ऐसे में अगर ऐसे ही उन आत्माओं का आह्वान कर लेता तो उनके शिष्य के शरीर में सैकड़ों आत्माएं एक साथ प्रवेश कर लेती और उनके शिष्य का शरीर इतनी ऊर्जा झेल नहीं पाता, उसमें विस्फोट हो जाता। लेकिन वो तांत्रिक बेहद सिद्ध तांत्रिक थे। उन्होंने उस जगह पर भटक रही उन अनगिनत प्रेत आत्माओं की पावरफुल एनर्जी को अच्छी तरह से महसूस कर लिया था। इसलिए उन्होंने पहले से ही उन प्रेत आत्माओं का आह्वान करते समय केवल 2 आत्माओं को आदेश दिया और कहा कि उस जगह पर उपस्थित समस्त आत्माओं में से केवल वे 2 ही आत्माएं उनके शिष्य के शरीर में प्रवेश करें, जो उनके सभी सवालों का जवाब दे सके। जब उस तांत्रिक के आह्वान पर 2 आत्माओं ने उनके शिष्य के शरीर में प्रवेश किया, उन 2 आत्माओं के उनके शिष्य के शरीर में प्रवेश करते ही उनके शिष्य का शरीर थर थर कांपने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई और वो जोर जोर से अपने दांत किटकिटाने लगा। उसके शरीर में स्थान पाते ही वो दोनों प्रेतात्माएं उत्पात मचाने लगी। ऐसे में उसे तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए अपने शिष्य पर सरसों के दाने मारे, जिससे वे दोनों प्रेतात्माएं उसके शरीर में एक तरह से बंध गई, यानी कि कैद हो चुकी थी। जब उन्होंने अपने शिष्य में आई उन दोनों आत्माओं पर काबू पा लिया, तब उन्होंने अपने प्रश्न करते हुए पूछा,
कौन हो तुम सब और कहां से आए हो तुम यहाँ पर? लेकिन उनकी कैद में होने के बावजूद भी वो आत्माएं हठ धर्मिता कर रही थी। अक्सर प्रेतात्माएं ऐसा ही दृढ़तापूर्ण व्यवहार करती हैं। ऐसा ही वो दोनों आत्माएं भी कर रही थी। ऊपर से उसे तांत्रिक के शिष्य के शरीर में दो दो आत्माएं एक साथ खेल रही थी, जिससे उसके शरीर को भीषण तकलीफ हो रही थी। उसका शरीर छटपटा रहा था। दो दो आत्माओं की संयुक्त ऊर्जा उसके शरीर को अंदर ही अंदर जला रही थी। ऐसे में उसे तांत्रिक ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हुए उन आत्माओं को मजबूर कर दिया उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तब वो दोनों आत्माएं उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोली, बरसों पहले पड़ोस के गांव में एक मौलवी रहा करता था, जो लोगों के ऊपर आए हम जिन्नों और आत्माओं को उतारा करके हमें मिट्टी के घड़ों में बंद करके इसी जगह दफनाता था। उस वक्त ये जगह आज के दौर से भी ज्यादा सुनसान थी। अब उससे मौलवी को गुजरे तो कई साल बीत गए और वक्त गुजरने के साथ किसी वजह से मिट्टी का वो घड़ा फूटने या उस पर बंधा कपड़ा या आटा सड़ने से एक के बाद एक करके हम उस घड़े में से आजाद होकर इस जगह पर लगे पेड़ पौधों और कटीली झाड़ियों में बसने लगे। और इस तरह से धीरे धीरे इस जगह पर हमारा कब्जा हो गया। अब ये जगह हमारी है, सिर्फ और सिर्फ हम ही रह सकते हैं यहाँ पर। और उन चारों लड़कों ने यहाँ के पेड़ पौधों और कटीली झाड़ियां हटाकर हमारा घर तबाह किया था, इसलिए हम सब प्रेतात्माएं एक साथ उन चारों पर सवार हो गई। उन लड़कों का शरीर हम सब आत्माओं और जिन्नों का प्रभाव झेल नहीं सका और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। ये कहते हुए वो दोनों आत्माएं बड़ी ही डरावनी हंसी हंसने लगी। उस वक्त उसे तांत्रिक के साथ मौजूद सभी गांव वालों ने उन दोनों आत्माओं की एक एक बात सुनी थी, इसलिए ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि वो तांत्रिक अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बना रहा था और गांव में उन आत्माओं का संचार भी अचानक ही हुआ था। ऐसे में शक करने की अब कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। ऊपर से उन दोनों आत्माओं के संयुक्त प्रभाव से उस तांत्रिक के चेले के शरीर का जो बुरा हाल हो रहा था वो सब उनकी आंखों के सामने था। और फिर उन चार लड़कों की अचानक से एक साथ हुई मौत चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही थी कि उस जगह पर कितनी हेवी प्रेजेंस है। ऐसे में गांव के उन गणमान्य लोगों ने उसे तांत्रिक से रिक्वेस्ट की कि वे कोई उपाय करें ताकि गांव वालों को उन आत्माओं के प्रकोप से मुक्ति मिल सके। तब उसे तांत्रिक ने विधिवत रूप से 5 दिन का अनुष्ठान संपन्न करके उन सभी प्रेतात्माओं, जिन्न एवं जिन्नातों को उस जगह पर ही कीलित कर दिया। उस वक्त उन दूसरी दुनिया में रहने वालों और इस दुनिया में रहने वाले लोगों के बीच में एक ऐसा समझौता हुआ जो आज तक उस गांव में बरकरार है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस गांव की पंचायत ने आज तक उस जमीन का कोई यूज नहीं किया है। हालांकि वक्त गुजरने के साथ गांव के लोगों के लिए उस रात गांव में घटा वो खौफनाक घटनाक्रम और उसके बाद निरंतर होने वाली भूतिया घटनाएं महज एक ही कहानी ही बन चुकी है। ऐसे में कई बार कुछ जवान लड़कों ने डेयर दिखाने की कोशिश में अपनी जिंदगी बर्बाद की है। तो ऐसा ही एक डेयर उस गांव में रहने वाले एक वेल एजुकेटेड लड़के किशोर ने किया था। वो गांव में यूं ही बेकार पड़ी उस जमीन पर गांव वालों के लिए पानी की टंकी बनवाने की जिद कर रहा था। उसने पंचायत में भी इस बात का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब पंचायत ने उस जमीन को शैतानों की बस्ती कहकर न यूज करने की बात कही, तब उस लड़के ने मन ही मन ये ठान लिया कि वो खुद वहां जाकर के गांव वालों की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी उतारेगा। लेकिन ऐसा करना उसकी जिंदगी की इतनी भारी भूल साबित होगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। जिस रात उस लड़के ने उस जगह पर प्रवेश किया, बस उसी दिन से उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। उसने वहां पर अब क्या देखा और क्या नहीं, ये तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि वो वहां पर अकेले गया था। लेकिन उसकी बातों से गांव वाले ये अंदाजा लगाते हैं कि आखिर उसने वहां पर क्या देखा होगा। वो हर वक्त बस एक ही बात कहकर चिल्लाते हुए गांव में इधर से उधर भागता रहता था, बचाओ मुझे, वो लोग आ रहे हैं, वो बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, वो औरत जोर जोर से रो रही है, उस आदमी का सिर नहीं है, वो मुझे डरा रहा है, वो काला साया, वो उसकी आंखों में आग जल रही है, वो मुझे जला रहा है, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। ये कहते हुए वो पूरे दिन गांव में इधर उधर भागता रहता था। ऐसे में उसके परिवार को मजबूरन उसे घर में बांध करके रखना पड़ता था। अब किशोर के पिताजी सरकारी स्कूल के टीचर थे। उन्होंने हर तरह से उसका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई डॉक्टर, कोई वैद्य हकीम उसे कभी ठीक नहीं कर पाई। उसके पिताजी ने ओझाओं और बाबाओं की भी मदद ली थी, लेकिन उन सब ने भी ये कह करके हाथ खड़े कर दिए कि उस लड़के ने प्रेतों को दिया हुआ वचन भंग किया है, इसलिए उस पर हजारों प्रेतों का साया है और अब उसे बचाना पॉसिबल ही नहीं है। और हुआ भी ऐसा ही।
उस लड़के को उसके पिताजी इलाज के लिए दिल्ली बम्बई तक लेकर गए, लेकिन कोई दवाई कभी उसका इलाज कर ही नहीं पाई और लगभग 9 महीने तक उस दयनीय कंडीशन में रहने के बाद तिल तिल कर उस लड़के की मौत हो जाती है। इसलिए देखो, ऐसी जगह जिसके बारे में ऐसी कोई कहानी हो तो उसे ऐसे लाइटली लेकर के ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज सिर्फ तभी तक अंधविश्वास रहती है जब तक कि हम खुद उसका अनुभव न कर लें। अगर किशोर गांव वालों की बातों को थोड़ा सा भी गंभीरता से लेता तो शायद आज जिंदा होता और अच्छे मुकाम पर होता। इसलिए हमें हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को सिर्फ ये सोच करके कि वे पढ़े लिखे नहीं है इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही वे पढ़े लिखे ना हों लेकिन उनके पास बरसों बरस जिए जीवन का गहन अनुभव होता है। उनकी हर बात बकवास या अंधविश्वास नहीं होती। अब तो शायद किशोर ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन आगे जाकर भी ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पढ़े लिखे होंगे और उनको भी ये चीज अंधविश्वास ही लगेगी। लेकिन जब तक उन प्रेतात्माओं का वास वहां पर है तब तक वहां पर किसी भी चीज का बसेरा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए वो आत्माएं वहां पर रहेगी। जब तक उनकी मुक्ति का समय नहीं आता है तब तक वह ऐसे ही भटकती रहेगी। और देखो, जब भी गांव के अंदर घूमने के लिए जाओ और वहां के बड़े बुजुर्ग कुछ कह दे तो उसकी बात मानने में ही भलाई है। काफी सारे लोग इन चीजों को मजाक में लेते हैं और मुझे तो कई बार लोग यह भी कह देते हैं कि भाई तुम फेक स्टोरी सुनाते हो। वास्तव में ऐसा ही कुछ होता है जब आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं या आपके साथ ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ है। तो उन भाइयों से एक ही बात कहूंगा कि देखो, जब तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तो बेशक आप इसको फेक स्टोरी मान सकते हो। जिसमें गुजरती है और जिसमें बीतती है वही जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है। जाके पाँव ने फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। अच्छा, तो चलिए अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। इमाम अंसारी, शुभेंदु सिन्हा असम, नाजिया फ्रॉम अबू धाबी, अन्नू गुरुंग, सचिन पांडे, राज दीक्षित, निहार सिन्हा, गुरजीत संधू पंजाब से, पूजा बगरेन से, पूजा यादव, सुनीता खरवार सूरत से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इंतजार कीजिए, आपके लिए बहुत जल्द एक और नई जबरदस्त स्टोरी आने वाली है। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बाकी की स्टोरी आप सुन सकते हैं।